अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, आज बहुत सारी ख़बरें हैं जो आपसे डिस्कस करनी हैं। सबसे पहले तो उस्मान बुज़दार साहब जो भी सियासत से किनारा कश हो गए, उस पर कौन सा जुमला कहना चाहिए कि ब्रूटस यू टू का कहना चाहिए या फिर कोई और कहना चाहिए। इसी तरीके से साबिक वज़ीर आला, एक और साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार किया गया, फिर रिहा किया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस पर तो यही कहना चाहिए ना कि क्या असीरी है, क्या रिहाई है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो सीरियस टॉपिक है कि तकरीम शुहदा की आड़ में तकरीबन एक सियासी पार्टी का खात्मा कर दिया गया है। ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला तजर्बा है। क्या ये तजर्बा कामयाब होगा या नाकाम होगा, इस पर भी हमने बातचीत करनी है। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक का मार्च एक चल रहा है, कराची से चल रहा है और आज मुल्तान में उसने पहुंचना है या पहुंच चुका है। इसको अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखें तो इसकी कवरेज ना होने के बराबर है, लेकिन जो इत्तलात हैं और ख़ास तौर पर मुल्तान में जो इसको देखा गया है, बहुत बड़ी तादाद में लोग तहरीक लब्बैक के साथ हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके मीडिया ब्लैकआउट होने की पीछे पस मंज़र में क्या अनासिर हैं और क्या अवामिल हैं, उस पर भी बातचीत करनी है। एडवोकेट जिब्रान नासिर भी लापता हो गए। अगरचे उनकी अहलिया कह रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिलहाल हम उन्हें लापता के जुमरे में उन्हें शामिल करेंगे। इसके पीछे क्या मामलात हैं, इसको भी देखना है। और जो पार्टी के बिखरने और टूटने का अमल है वो कहां तक पहुंचता है। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे उस्मान बुज़दार साहब की। उस्मान बुज़दार साबिक वज़ीर आला हैं और उनको बिल आखिर गुज़श्ता रोज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जी, उन पर बहुत सारे मुकदमात थे। वो एक अदालत से दूसरी अदालत में भागे भागे फिरते थे और आखिरकार पता चला था कि उन्होंने तौसा के करीब जो पहाड़ हैं कोहे सुलेमान में, वहां पनाह ले ली है और वो वापस नहीं आना चाह रहे। लेकिन बिल आखिर उनको भी हथियार डालना पड़े और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ आज चंद घंटे पहले बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने वो जो चंद जुमले बोलने थे वो कॉन्फिडेंस के साथ ना बोल सके और उन्होंने लिखे हुए वो जुमले पढ़ने पड़े, जो बमुश्किल 1.25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। उस्मान बुज़दार कोई ताकतवर मजबूत किस्म के सियासतदान नहीं थे, ये सबको मालूम है। और इमरान खान साहब ने उनको एक कमज़ोर उम्मीदवार के तौर पर ही वज़ीर आला बनाया था। उस वक्त जो स्ट्रेटजी थी वो शायद ये थी कि पंजाब में अगर कोई मजबूत वज़ीर आला बनाया, वो शाह महमूद कुरैशी की शक्ल में होता, वो अलीम खान की शक्ल में होता, वो जहांगीर तरीन की शक्ल में होता या किसी और शक्ल में होता, फवाद चौधरी की शक्ल में होता, तो इमरान खान शायद उसको कंट्रोल ना कर सकते और हालात बाहर हो सकते थे। अगरचे उन्होंने उस वक्त ये स्ट्रेटजी बनाई थी, लेकिन उस्मान बुज़दार वाली स्ट्रेटजी भी कामयाब नहीं हो सकी। क्यों? वो एक ताबेदार वज़ीर आला तो थे, लेकिन बहुत सारे ग्रुप थे जो चाहते थे कि उनका वज़ीर आला लाया जाए। और अब जो बातें सामने आ रही हैं कि उस वक्त जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी चाहते थे कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। और वो जो हुकूमत गिराए जाने के मुख्तलिफ वजूहात बयान की जाती हैं, उनमें एक जो वजह बयान की जाती है वो उस्मान बुज़दार है। और उस्मान बुज़दार को इसका बखूबी एहसास था। उनका कहना था कि इमरान खान साहब ने चाहे इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली या सियासी जमातों से या सियासी धड़ों से टक्कर ली, उसके पस मंज़र में उस्मान बुज़दार थे। उस्मान बुज़दार पर एक और भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो फरागोगी के साथ मिलकर और बुशरा बेगम के साथ मिलकर बहुत सारी उसने करप्शन भी कर रहा है। लेकिन जो आसार बताते हैं कि उसकी जो लेवल था करप्शन का वो लाखों के बाद बमुश्किल करोड़ों तक पहुंचा था। अभी उसमें उतनी वो वुसअत ही नहीं थी कि वो अरबों रुपए की करप्शन कर सकता। वो सिर्फ यस सर कहने वाला एक वजीर आला था और उसका वजीर आला बन जाना बजाते खुद एक बहुत बड़ा अजूबा था। और सोचा यह जा रहा था कि चूंकि इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाया और उसके बाद तमाम तर प्रेशर के बावजूद, इवन उसके हुकूमत के आखिरी दिन तक उसने
उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बरकरार रखा तो शायद उस्मान बुज़दार सारी ज़िंदगी इमरान खान का एहसान ना उतार सके और शायद उसे कहीं जेल जाना पड़े, उसे कुछ भी हो जाए, वो इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा। क्यों? वो बलोच सरदार है और वफादार सरदार है। लेकिन ये तमाम के तमाम ख्यालात गलत साबित हुए जब उस्मान बुज़दार साहब अभी उसको गिरफ्तार ही नहीं किया गया और धमकियों से डर गया और उसने अपनी सियासत ख़त्म कर देने का बाकायदा ऐलान किया है। बहरहाल इमरान खान साहब के पास जो चंद लोग रह गए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी जो थी वो साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की थी। चौधरी परवेज़ इलाही भी अपनी ज़मानतें करा रहे थे और छुपते फिर रहे थे। उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में वो छुपते फिर रहे थे। इवन उनका 4 दिन से, गुज़श्ता 4 दिन से बाकायदा मुहासरा चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर ज़हूर इलाही पैलेस में था। आप जानते हैं कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही का एक ही घर है। उनमें पहले तो बंटवारा हुआ, दरमियान में एक दीवार डाली गई और फिर शरीके किसी कैफियत वहाँ बाकायदा तारी हो गई। और लेकिन बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये उस्मान बुज़दार की तरह कमज़ोर शख्स नहीं है। ये वो नहीं है कि जो सिर्फ इमरान खान पर डिपेंड कर जाए और उसके अपने हाथ पाँव ना हो और वो उसके अपने सोर्सेज ना हो, बल्कि ख्याल किया जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट का एक मजबूत तरीन तबका चौधरी परवेज़ इलाही की बाकायदा हिमायत करता है और उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और यह भी ख्याल किया जा रहा था कि उनको पीटीआई में भिजवाने वाले भी एस्टेब्लिशमेंट में के लोग हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के पीछे फिर एकदम खबर आई कि उन पर 2 अरब रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए और वो ऐसे इल्ज़ामात हैं जो ओपन एंड शट हैं। पहली बात तो ये कि ये लफ्ज़ ओपन एंड शट को मजाक बना दिया गया है। जब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई 26 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का केस था तो इमरान खान साहब कहते थे ये ओपन एंड शट केस है और इस पर तो शवाहिद की ज़रूरत ही नहीं है और ये फौरन उनको सज़ा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन वो वज़ीर आज़म बन गए। इसी तरीके से अब फिर कहा जा रहा था कि अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है ये तो ओपन एंड शट केस है और इस पर इमरान खान को फौरी सज़ा हो जाएगी। लेकिन नैब से उनकी ज़मानतें मंजूर हो गई और अब उसका सर पैर ही नज़र नहीं आ रहा कि वो जिसे 192 मिलियन पाउंड की करप्शन कहा जा रहा था, 60 अरब रुपए की करप्शन कहा जा रही थी, वो रकम तो इमरान खान साहब के पास नहीं है। अब फिर ये कहा जा रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ जो केस है वो ओपन एंड शट है और उनको जनाब लाजमी इसमें सज़ा होगी। लेकिन अजीब सा ड्रामा हुआ है और वहाँ जब एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और एंटी करप्शन ने कहा जी कि हमने इनका रिमांड लेना है 14 रोज़ क्योंकि इन पर तहकीकात करनी है और देखना है कि इन्होंने कितनी करप्शन की है। लेकिन वहाँ जनाब मजिस्ट्रेट ने उस मुकदमे को उड़ा कर रख दिया और उसने कहा जी इसमें कोई शवाहिद ही नहीं है और उस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी ये सोचा जा रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब फिर वापस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कुछ और करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इतला आई कि उनको एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। जिगर मुरादाबादी ने इसी हवाले से कहा था कि इमरान खान क्या हुआ, परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी हुई, रिहाई हुई और फिर गिरफ्तारी हुई कि क्या असीरी है क्या रिहाई है। जिगर मुरादाबाद की बड़ी मशहूर किस्म की ये गज़ल है और मेरा दिल कर रहा है कि कम से कम मैं उसका मतला और एक शेर आपको लाजमी सुना दूं। जिगर ने कहा था कि ज़िंदगी है मगर पराई है, ज़िंदगी है मगर पराई है, मर्गे गैरत तेरी दुहाई है, उसने अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है क्या रिहाई है। परवेज़ इलाही साहब की भी क्या असीरी है क्या रिहाई है, किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। बहरहाल अभी ये एपिसोड अभी मज़ीद चलनी है और अभी मज़ीद इसकी आगे एक साथ आना बाकी हैं और किस साइड पर जाता है। और इतलात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ 2 महीने का टाइम पीरियड तय किया है। खान साहब को, आपको याद होगा कि खान साहब ने कहा था कि आप मुझसे कोई टाइम ले लें कि जितने अरसे में मेरे जितने बंदे आप तोड़ सकते हैं आप तोड़ लें,
और उसके बाद इलेक्शन करा दें। लगता ऐसा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने यह बाकायदा चैलेंज कबूल कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ जो जियो पर जनाब प्रोग्राम किया गया, उसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि इस वक्त जो टोटल इंतज़ाम सरकार है, इंतज़ाम हुकूमत है, इंसराम हुकूमत है और मुल्क की जो बागडोर है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। और इस्टेब्लिशमेंट के हल्के अब ओपन एंड शट कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर इमरान खान की सियासत को लपेट दिया जाएगा। लेकिन मैं यहां पर एक बात करना चाहता हूं, होता क्या है, सियासत लपेटने का अंदाज कौन सा इख्तियार किया गया है कि एक शख्स पर संगीन इल्जाम आयद किया जाता है। क्या कि आप मुहिब्बे वतन नहीं है, आपने हमारे शोहदा की तकरीम नहीं की, शोहदा की जनाब यादगारों को जलाया, आपने जिना हाउस को जलाया। मतलब इस किस्म के संगीन इल्जामात और प्रोपेगेंडा के तहत एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है कि मैं इसकी मजम्मत करता हूं प्लस मैं पीटीआई भी छोड़ रहा हूं, तो वो धुल जाता है। तो क्या है यहां पर सोचा जा रहा है कि क्या कानून है हमारे पास, हमारे रियासत के क्या असूल हैं और किन असूलों पर चलाया जा रहा है। और ये मैं समझता हूं कि अपनी नोयत का ये पहला तजर्बा है। इससे पहले इस किस्म का कोई तजर्बा नहीं हुआ कि कौमी वहदत, कौमी सलामती, कौमी इदारों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जिन्ना हाउस के नाम पर एक पार्टी को बाकायदा क्रश कर दिया जाए और उसके जो अनासिर हैं, उसके जो लोग हैं, उनको सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और 1.25 मिनट की गुफ्तगू और 3 जुमलों के 9 मई की मजम्मत पाक फौज के साथ हैं और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करते हैं। सिर्फ इन 3 जुमलों की कीमत पर वो फिर धुल जाता है। इससे हम क्या मैसेज दे रहे हैं? इस वक्त जो हुकूमत के बिल्कुल करीब तरीन चैनल्स हैं, उनके पास भी और कोई टॉपिक नहीं, कोई और अंदाज नहीं है, कोई और रुख नहीं है कि वो इस सूरत हाल को इससे हट कर देख सकें। वो सारे कह रही हैं, ये यानी मैंने अभी जिसका रेफरेंस दिया कि जियो एक हुकूमती तर्जमान टेलीविजन तकरीबन कहलाता है, और उसमें जो लोग हैं वो ये कहने पर मजबूर हैं कि मुल्क की बागडोर 100% एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, 90% भी नहीं। पहले यह होता था कि फ्रंट पर पुलिस को रखा जाता था, फ्रंट पर इदारों को, सिविलियन इदारों को रखा जाता था और बैक पर बैठकर हुकूमत की जाती थी, बागडोर संभाली जाती थी। अब तो वो रहा ही नहीं है। अब जो हुकूमती तर्जमान है वो भी कह रहे हैं कि जनाब 100% जो बागडोर है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है और सिर्फ 2 माह का टाइम दिया गया है। और ये मामला है कि चल रहा है। परवेज इलाही ने गिरफ्तारी के दौरान जब वो अदालत पेश किया जा रहा था तो उन्हें सहाफियों से गुफ्तगू करने का मौका मिल गया। उन्होंने 2-4 जुमले कहे। उसने कहा जी पहली बात तो मैं बेगुनाह हूं, दूसरी बात उसने कहा जी मैं तो फौज के साथ हूं और वहां पर जो बैठे लोग हैं उनके इर्द गिर्द, उनको सोचना चाहिए कि मुल्क को किस साइड पर ले जा रहे हैं, मतलब किस साइड पर ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुल्क का क्या कर रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं पीटीआई के साथ हूं, नहीं मैं पीटीआई को नहीं छोड़ रहा। शायद ये वही वजूहात थी कि कुछ सेगमेंट की तरफ से हुक्म दिया गया कि उनको रिहा कर दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए, लेकिन कुछ सेगमेंट ने कहा नहीं, अभी इनकी रिहाई नहीं हो सकती जब तक कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा था कि चौधरी परवेज इलाही का प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि जो बाकी मानदा जमात पीटीआई बचेगी उसको भी तो आखिर संभालना है ना, किसी अपने बंदे ने जाकर संभालना है, तो उसके लिए उनको रखा गया है। लेकिन बहरहाल इससे यह हुआ कि वो जो उनका एक लेवल था कि जनाब कि अभी तक वो कमिटेड हैं, पीटीआई के साथ हैं, और उनको जो कहते हैं ना जी ग्रूमिंग करना, पॉलिटिकली लीडर के तौर पर उनको मजीद ग्रूम करना, शायद वो करना मकसूद था। उस वजह से उनकी गिरफ्तारी भी की गई, रिहाई दी गई और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। क्या असीरी है, क्या रिहाई है। अब जनाब जो पीटीआई के लोग यहां से धड़ाधड़ जा रहे हैं, एक जिसे कहते हैं ना खजान के पत्ते, वो भी शायद इतनी जल्दी नहीं झड़ते। और वो कहा था अहमद फराज ने, किस कदर तुमको यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। कि पहले मौसम के हवाले से इंसान बदलते थे, अब तो मौसम को बदलते हुए भी हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लगते हैं। यहां तो सेकंडों में, मिनटों में काम हो जाता है। यानी असद कैसर और परवेज खटक को मुज़ाकरात के लिए बुलाया जाता है और उन्हें फिर बिठा लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो जाओगे, और इवन उनको रात को 11 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है।
यहां तो सेकंडों के मामलात चल रहे हैं। मौसम का तो अब रहा ही नहीं ना कि मौसम के हिसाब से इंसान तब्दील होते हैं, तब्दीलियां कुछ और हैं। लेकिन यहां जो पतझड़ से जो लोग जा रहे हैं उनके लिए कम से कम 4 लोगों ने, वो एक कबूतर होता है ना जी, कबूतर, उनके लिए दुगज्जे होते हैं और वो हर नए आने वाले कबूतर पर जनाब झपटा मारा जाता है। इस वक्त 4 बड़ी जमातें बैठी हैं जो इन उड़ते पंछियों पर झपट्टे मारने के लिए और दुगज्जे मारने के लिए बैठे हैं। उनमें कौन कौन से हैं जनाब? काफ लीग है, चौधरी सरवर रात दिन जाग रहे हैं, रात दिन फोन कर रहे हैं, जो भी लोग हैं कि आ जाओ आ जाओ, बल्कि उनको दाना डाल रहे हैं, आ, इस किस्म की सूरत हाल है। दूसरी तरफ नून लीग है, नून लीग दावा कर रही है कि सैचुरेशन है, लेकिन वो कहते हैं जी हम चंद लोग जहां जहां हमें हलकों में जरूरत होगी हम उनको लेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, वो कहते हैं जी हम तो बिखरे हुए हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा गुंजाइश है। और खुद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो दुबई में मुकीम थे, उन्होंने आकर बाकायदा लाहौर में डेरा डाल लिया है और बैठे हैं। इवन काउंसलर लेवल का भी जो बंदा आता है उसकी भी मुलाकात आसिफ जरदारी साहब से कराई जाती है। मतलब लेवल उनका ये है कि पहले वजीर होते थे, मिनिस्टर होते थे, सूबाई वजीर, MNA MPA होते थे, अब वो नहीं है। अब काउंसलर, जो उम्मीदवार काउंसलर है, उसको भी जनाब मुलाकात कराई जा रही है और उसके गले में पीपल्स पार्टी का पटका या फिर पटा डाला जा रहा है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन बहुत एक्टिव हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट का खास आदमी था और बड़े अरसे से आपके साथ था, आप ज्यादती करें, मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, और उसको वेट एंड सी पर लगा दिया गया है। लेकिन PTI की अपनी बिखरी हुई जमात के लिए चौधरी परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद कैसर, जनाब असद उमर, फुआद चौधरी और दीगर लोगों को तैयार किया जा रहा है कि आ जाओ, आपने समेटना है, सिर्फ कांटा लगा है तो इमरान खान पर लगा है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये पार्टी तहरीक इंसाफ, ये इमरान खान की मरहून मिन्नत थी, पार्टी कुछ भी नहीं थी। इमरान खान थे तो पार्टी थी, इमरान खान नहीं होंगे तो पार्टी नहीं होगी। अब इमरान खान का वोट बैंक किधर जाता है, वो किस किस्म का फैसले लेते हैं, आने वाले दिन बहुत अहम है। उनके लिए गिरफ्तारियां, उनके लिए सेफ हाउसेज तैयार किए जा रहे हैं और उन पर भी मुख्तलिफ हरबे आजमाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान पाकिस्तान के लोगों से तो मुलाकातों में और राब्तों में हैं सो हैं, वो अब उन्होंने बिरून मुल्क भी बहुत अहम तरीन राब्ते किए हैं। अपडेट्स के साथ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।